क्लियर जी। तो इधर से हम पढ़ेंगे कि फॉर्म्स मतलब मार्केट्स कौन कौन सी होती है, मार्केट क्या चीज होती है, कौन कौन सी मार्केट्स है, उनके टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना, और वो किस जगह पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होते हैं, वो अपना प्रॉफिट किस तरह मैक्सिमाइज करेंगे, वो कौन सा पॉइंट होगा जहां उसकी प्रॉफिट जो होगी ना वो मैक्सिमम होगी। तो हमने कास्ट पढ़ा, देखिए हमने टोटल कास्ट पढ़ा, हमने मार्जिनल कास्ट पढ़ा, हमने एवरेज कास्ट पढ़ा, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं अपने रेवेन्यू की साइड पर। क्लियर जी। तो रेवेन्यू क्या चीज होती है, ठीक है जी। अब वो अमाउंट इज द अमाउंट दैट द फर्म रिसीव फ्रॉम सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है, कि वो अमाउंट जो कि कोई कंपनी या कोई फर्म्स अपने प्रोडक्ट को सेल करने के बाद रिसीव करती है, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। कि अपने प्रोडक्ट को सेल करने के बाद उनको जो इनफ्लो होगा मनी का, जो वो रिसीट्स करेंगे, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में रेवेन्यू। क्लियर जी। तो रेवेन्यू वो अमाउंट होती है जो कि कोई फर्म, इधर हम इकोनॉमिक्स में फर्म्स की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, कि कोई फर्म्स या इन सिंपल वर्ड्स जो आम जुबान में कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल अपने प्रोडक्ट को सेल करने के बाद रिसीव करेगा, उस अमाउंट को हम कहते हैं रेवेन्यू। क्लियर जी। अब रेवेन्यू तीन तरह की होती हैं, एक होती है टोटल रेवेन्यू, एक होती है एवरेज रेवेन्यू, और एक होती है मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो रेवेन्यू को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। जिस तरह अगर आपको याद हो चैप्टर 2 में टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, उधर एवरेज यूटिलिटी का कंसेप्ट नहीं था। क्लियर जी। इसी तरह हमने टोटल कास्ट पढ़ा, फिर हमने मार्जिनल कास्ट पढ़ा, और फिर हमने एवरेज कास्ट पढ़ा। सेम उसी तरह फिर हमने टोटल प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पढ़ी। फिर उसके बाद अब टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, कंसेप्ट वही हैं, सिर्फ नाम मुख्तलिफ हैं। अब टोटल रेवेन्यू क्या है? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाई जो प्राइस होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रोड्यूस किए 120 यूनिट, प्रोडक्शन हुई 120 यूनिट्स की। क्लियर जी। आपने इतने प्रोडक्ट कर लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में डील करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप वगैरह, फोन वगैरह में। क्लियर जी। और आपने 120 लैपटॉप्स प्रोड्यूस किए। क्लियर जी। लेकिन आप मार्केट में आपने सेल कितने किए? 100, बाकी 20 रुपए आपके स्टॉक्स में रहे, ठीक है। 120 में से 100 आपने सेल किया या सप्लाई की, और ये रहा अपने आपके पास 20 ये स्टॉक्स में। वो स्टॉक्स और सप्लाई वाला कंसेप्ट याद है? सेम ये वही चीज है। ये रहा आपके स्टॉक में, ये रहा 100 आपने सेल की, ठीक है, आपने इन सिंपल वर्ड सप्लाई कर लिए। क्लियर जी। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में जो लैपटॉप की प्राइस है ना वो है 10 रुपए, ठीक है। सो टोटल रेवेन्यू आपकी क्या होगी? 100 तो 1000, ठीक है। तो इधर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, कहने का मतलब यह है कि प्रोडक्शन आप ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन जितने प्रोडक्ट्स आपने सेल किए, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ना कि नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। नंबर ऑफ यूनिट के साथ प्रोड्यूस नहीं करोगे, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के साथ मल्टीप्लाई करोगे मार्केट प्राइस। मार्केट में जो प्राइस चलेगी, जो आम रूटीन में मार्केट में प्राइस होगी, जो सब बायर और सेलर को एक्सेप्टेबल होगी। क्लियर जी। तो मार्केट में प्राइस, तो प्रोडक्शन तो आपने 120 की कर दी, ठीक है, सेल या सप्लाई आपने 100 की कर दी, बाकी 20 आपके पास स्टॉक में है। क्लियर जी। ये भी मुमकिन है कि जितना आप प्रोड्यूस करते हो उतना आप सेल भी कर लो। फॉर एग्जांपल, 120 आपने प्रोड्यूस कर लिए, 120 आपने सेल कर लिए, 120 को फिर आप 100 से 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो 1200। क्लियर। तो ये है टोटल रेवेन्यू कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय मार्केट। तो वो आपको न्यूमेरिकल में दे सकता है ऑब्जेक्टिव में कि यार इतनी की प्रोडक्शन हुई, इतने सेल कर लिए हमने। क्लियर जी। और ये प्राइस थी, तो निकाले जरा। तो ये इंशाल्लाह अकाउंटिंग में आपको शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में, और पता नहीं क्या आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो अकाउंटिंग का कंसेप्ट है वो उधर भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन आई रिपीट कि ये नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोगों ने जी।
अब टोटल रेवेन्यू में कोई इशू? जी, जैन, इकरा, अजहर, अहमद, खाकान, ठीक है जी। तो ये इस तरह था। गुड, सही है जी। अब एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होगा? एवरेज रेवेन्यू, जब हम टोटल रेवेन्यू को नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। हमारे पास टोटल रेवेन्यू कितनी थी? 1000, ठीक है। और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने थे? 100, ये वाले। तो मेरे पास एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होगा? 10 के। क्लियर? नंबर ऑफ टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ये सोल्ड है। अगर आप टोटल कास्ट में देखोगे ना, उधर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड होगा, उधर टोटल कास्ट बराबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, इधर टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। इसमें फर्क काइंडली समझिए आप। टोटल कास्ट में, सॉरी, एवरेज कास्ट में आपके टोटल कास्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड के बराबर होगा। एवरेज रेवेन्यू जब हम निकालेंगे तो टोटल रेवेन्यू को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे, ठीक है जी। तो हमारे पास ए आर यानी एवरेज रेवेन्यू ये आ जाएगा। और याद रखिए, क्या एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर नहीं है? इधर प्राइस 10 थी ना, इधर प्राइस 10, तो क्या एवरेज रेवेन्यू और प्राइस 10, तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। ये भी आप लोग लिख ले अपने साथ, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। क्लियर जी? तो मार्केट में फर्म्स की कंपटीशन में इंशाल्लाह एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने समझना है। अब इंशाल्लाह मजीद क्लियर होगा। तो इधर मैं सिर्फ इस बात पे जोर दे रहा हूं कि रेवेन्यू में हमारे पास एवरेज रेवेन्यू बराबर होगा नंबर ऑफ टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, और एवरेज कास्ट बराबर होगा टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। सही है जी? अब ये क्लियर होगा ना जी। अब हमारे पास मार्जिन रेवेन्यू, ये तो पुराना कंसेप्ट है। मार्जिन रेवेन्यू जब हम एक एडिशनल यूनिट सेल करते हैं, एडिशनल यूनिट जब हम सेल करते हैं और उस एडिशनल यूनिट से हमें जो एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगी, क्लियर, तो उसको हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल, इधर 100 यूनिट्स ने हमें दिए, फॉर एग्जांपल 1000 टोटल रेवेन्यू, ठीक है। मैंने 2 यूनिट्स मजीद प्रोड्यूस कर लिए और हम इज्यूम कर लेते हैं कि उसने हमें दो फॉर एग्जांपल 102 यूनिट्स ने हमने मजीद 2 यूनिट सेल किए और उसने हमें दे दिए 1200 टोटल रेवेन्यू। अब हमारी हो गई 1200, हमारे नंबर ऑफ यूनिट 100 से बढ़ गए 102 पे चले गए और हमारी टोटल रेवेन्यू 1000 से चली गई 1200 पे। तो मेरे पास एडिशनल रेवेन्यू यानी मार्जिन रेवेन्यू क्या है? 200। 1200 से, वही कंसेप्ट है, 1200 से मैं 1000 माइनस करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएंगे 200। ये मुझे 2 यूनिट्स ने प्रोड्यूस कर लिए, ठीक है। ये मेरे पास आया चेंज इन टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया? 200 से, ठीक है। और चेंज इन यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड में कितना चेंज आया? 2, तो ये मेरे पास हो गया 100। क्लियर जी? तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया डिवाइड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। इसको आप इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1200 को आप डायरेक्टली डिवाइड कर ले 102 पे, तो इस तरह कुछ आएगा। मैंने वैसे अगर एक मिसाल दी थी ना, कंसेप्ट तो वही पुराना, वो तो मैंने आपको ऐसे एक मिसाल दी थी, ठीक। 102 कर लो भाई आप, लेकिन कहने का मतलब ये कि टोटल रेवेन्यू, करंट टोटल रेवेन्यू और प्रीवियस टोटल रेवेन्यू से आप माइनस करोगे तो ये, ठीक है। तो मैंने आपको ऐसे विदाउट जल्दी करवा दे कि टोटल रेवेन्यू वो जिस तरह हम यार मार्केट रेवेन्यू कैलकुलेट कर देते हैं, वो पांच प्रोडक्ट सेम वही कंसेप्ट है। लेकिन ये फार्मूला भी उसने दिया कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया? 200 का। और टोटल यूनिट्स में चेंज कितना आया? तो उसने 100 से 102 पे चेंज किया तो 2 का। क्लियर भाई?
तो ये इस तरह कंसेप्ट है, ये फार्मूला उसने दिया हुआ है। अब यहां तक कोई कंफ्यूजन शाबाश पूछ लें, क्योंकि हमारे सारे कंसेप्ट अब हम जितना भी आगे जाके पढ़ेंगे सब इसी आपके पुराने नॉलेज यानी मार्जिनल कास्ट और एवरेज कास्ट और टोटल कास्ट और ये एवरेज रेवेन्यू, आपको ये चीजें मिलेंगी बस इंशाल्लाह आगे जाके ये टर्मिनोलॉजी आपको मिलती जुलती रहेगी। अब आप अपने अपने सवाल टाइप कर दीजिए, अगर इसको आप अपनी कैलकुलेशन में ठीक कर ले, लेकिन कंसेप्ट भाई यही है बस। जी क्लियर है जी, चलो ठीक है। अब हम जाते हैं समंदर में लगाते हैं गोता, ठीक है। अब हम बस इन हो गए, ठीक है। वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, सुकून से करना है टॉपिक्स, ठीक है ना, बस दिल ताम के बैठे आप, ठीक है। मार्केट, मार्केट क्या होती है, इसको आप ये डायग्राम को आप नोट करते जाइए। मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए क्योंकि मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं ना, तो अभी मैं नोट्स नहीं बना रहा, ठीक है। तो इसको आप नोट्स करते जाइए। मार्केट क्या होती है, मार्केट वो जगह होती है जहां बायर और सेलर इकट्ठे होते हैं। किस चीज के लिए, गपशप के लिए नहीं। मार्केट एक ऐसी जगह होती है जिधर बायर और सेलर इकट्ठे होते हैं, कोई चीज खरीदता है खरीद और फरोख्त करने के लिए, गिव एंड टेक करने, एक बंदा चीज खरीदेगा एक बंदा चीज बेचेगा। ये एक ऐसी जगह होते हैं जहां बायर सेलर इकट्ठे होकर खरीद और फरोख्त करते हैं, मार्केट इसको कहते हैं, सिंपल वर्ड। इकोनॉमिक्स में हमारे पास मार्केट्स की दो टाइप्स हैं। ये मार्केट्स की डिफिनेशन में कोई कंफ्यूजन, एक ऐसी जगह जहां बायर और सेलर इकट्ठे होते हैं खरीदो फरोख्त के लिए, इसको कहते हैं मार्केट्स। क्लियर जी। अब मार्केट्स इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे दो तरह की मार्केट्स होती हैं। एक को हम कहते हैं परफेक्ट कंपिटेटिव मार्केट, परफेक्ट मार्केट, और एक को हम कहेंगे इम्परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट। नोट कर ले आप, मार्केट दो की टाइप की होती है, परफेक्ट मार्केट और इम्परफेक्ट मार्केट। ये तो इंशाल्लाह आज हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। इम्परफेक्ट मार्केट में हमारे पास फिर आगे जाके ना चार टाइप्स हैं उसकी, इंशाल्लाह ये भी हम पढ़ेंगे, आसान है बस। एक को हम कहते हैं मोनोपोली, सिर्फ ये टर्मिनोलॉजी सीखिए इंशाल्लाह बाकी। एक को हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक। एक को हम कहते हैं डुओपोली, DUAPOLY, डुओपोली। और एक को हम कहते हैं ओलिगोपोली, OLIGOPOLY, ओलिगोपोली। तो चार तरह की मार्केट्स हम पढ़ेंगे इम्परफेक्ट मार्केट्स में, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, डुओपोली एंड ओलिगोपोली। क्लियर जी। फिर इसके परफेक्ट मार्केट के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसके अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, इसके अपने खुसूसियात हैं और अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और इसका अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा कि किधर मोनोपोली में इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा अचीव करेंगे। इस तरह अगर आपको याद हो वो चैप्टर 3 में हम इक्विलिब्रियम प्राइस अचीव करेंगे कि जिधर डिमांड और सप्लाई क्रॉस करती है तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और वो कस्टमर और सप्लायर दोनों के लिए वो बेनिफिशियल होगा, ठीक है। इस तरह हम पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक, इस तरह हम डुओपोली की भी, डुओपोली की इतना कोई खास नहीं है लेकिन पढ़ लेंगे, आसान है। और एक हम पढ़ेंगे ओलिगोपोली। क्या सिंगल नमूने दी, सब नमूने दी कहने रुके, ठीक है ना सलमान, सब नमूने दी टर्मिनोलॉजी देखा ना यार, ये टर्मिनोलॉजी है ना भाई। पुश्तो बाने टूल पिएगी और पुख्तो पिएगी टूल, ठीक शो ना, तो दा सब नमूने दी कहना यार, ठीक ठीक है भाई। तो टर्मिनोलॉजी ना ये इसकी
यार ये ग्रान नगी इंशाल्लाह आसान मुश्किल उसको हम शुरू का अभी तो शुरू किया ना भाई, अभी तो इब्तिदा इश्क है, ठीक है ना। अभी तो कहना ना हमने अभी शुरू किया तो शुरू है ना, अभी शुरुआत हो जाएगा यार, हो जाएगा इंशाल्लाह। जब शुरू शुरू में आपने इकोनॉमिक्स शुरू किया तो आपको उसका पता था कि सोशलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री एंटरप्राइजेस इकोनॉमी, आपको प्राइस इक्विलिब्रियम, आपको सप्लाई डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन चीज़ों का आपको पता था, इलास्टिक इन इलास्टिक। तो इस तरह हो यार, इतना इन अल्लाह मगज़ साबिरीन, आप थोड़ा सा सब्र करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। क्लियर। तो परफेक्ट मार्केट दो तरह की होती है, परफेक्ट मार्केट, ये डायग्राम को आप नोट कर ले भाई, इसको ये चार्ट को, और एक होती है हमारे पास इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट की फिर चार टाइप्स होंगी, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, डुओपोली एंड ओलिगोपोली। चलो अब हम जाते हैं, इसको अभी छोड़ दें, इसको अभी नहीं करना, अब हमने इसकी तरफ आना है, मार्केट में पहले टाइप की तरफ आना है। अभी आप छोड़ दें परफेक्ट कंपटीशन को, हम पहले पढ़ते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है, फॉर्म्स अंडर डिफरेंट कंपटीशन। तो कंपटीशन में हमने पहले हम पढ़ते हैं परफेक्ट कंपटीशन यानी परफेक्ट मार्केट। क्लियर जी। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की हमने दो टाइप्स पढ़ी ना, कि परफेक्ट होगी और इम्परफेक्ट होगी। तो परफेक्ट कंपटीशन कौन सी मार्केट होती है, उसमें फॉर्म कैसी होती है। अब इसकी अपनी अपनी खुसूसियात हैं परफेक्ट मार्केट में, जिस मार्केट में ये खासियतें, अच्छा अब यहां तक जो हमने पढ़ा समझ आ गई कि नहीं, जो अभी तक हमने पढ़ा यहां तक क्लियर, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्केट में जी, यहां तक कोई भी किसी का कंफ्यूजन हो तो काइंडली पूछें, मैं आगे नहीं जाऊंगा, सब को क्लियर नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अभी मजीद पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन आइडिया क्लियर हो रहा है ना कि मतलब पढ़ क्या रहे हैं हम। अभी इसमें कुछ याद नहीं करना, जो अभी मैंने पढ़ा इसमें याद नहीं करना, सिर्फ समझना है आपने। अच्छा, तो हमारा पहला पढ़ते हैं हम परफेक्ट मार्केट, कि परफेक्ट मार्केट ये वाला, कि परफेक्ट मार्केट कौन सी मार्केट, या परफेक्ट कंपटीशन, इसको परफेक्ट मार्केट भी बोलते हैं या परफेक्ट कंपटीशन भी बोलते हैं, कोई इशू नहीं, इधर आप लिख ले परफेक्ट मार्केट स्लैश परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है जी। इधर इधर परफेक्ट मार्केट या परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, जिस मार्केट्स में ये खासियतें होंगी उस मार्केट को हम कहेंगे परफेक्ट मार्केट या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्लियर जी। जिस मार्केट्स में ये खासियतें होंगी, ये 3 4 5 6, तो उस मार्केट में आवाज कट रही है, 1 मिनट सबर, जी अब सुन दस, बाकियों को भी इशू आ रहा है आवाज, अब ठीक, इसको कहते हैं फीचर्स भी कहते हैं, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, ठीक है, और इसको प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। तो अगर फीचर्स के नाम से सवाल है कि परफेक्ट मार्केट के फीचर्स कौन कौन से हैं, या परफेक्ट मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, या परफेक्ट मार्केट्स की प्रॉपर्टीज कौन 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 सी हैं, तो आपने यही लिखना है। और मैं आपको एक बात बताता चलूं, टोटल रेवेन्यू को सिर्फ समझना है, एवरेज और मार्जिन रेवेन्यू को सिर्फ समझना है, चीज को यहां से याद रखना है, यहां से ये पॉइंट्स आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, ये ये लास्ट टाइम का पास्ट पेपर देख लें, अगर लास्ट टाइम एक दो अटेम्प्ट में ये सवाल ना आया हो ना, तो इस दफा इस सवाल के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है जी। तो मैं खैर देख लूंगा, लेकिन फिर भी आपने इस यहां से ये चीज याद करनी है बस, आप ये जो अभी तक हमने पढ़ा ना, ये इस में से ये सिर्फ आपने ये समझना है, इसको तो कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे, याद यहाँ से करना है भाई, ठीक है। ये चीज मेमोराइज और याद करने के लिए यहाँ से शुरू करेंगे आप, ठीक है जी। वो आपसे टोटल रेवेन्यू का डिफिनेशन नहीं पूछेगा, मार्जिन रेवेन्यू का डिफिनेशन नहीं पूछेगा, हाँ वो आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं लेकिन डिफिनेशन नहीं पूछेगा, मेमोराइज के लिए वो नहीं पूछेगा, कंसेप्चुअल पूछेगा, लेकिन मेमोराइज के लिए ये चीज यहाँ। अब
जिस मार्केट में ये बातें होंगी तो उस मार्केट को हम कहेंगे परफेक्ट कंपिटेटिव मार्केट या परफेक्ट कंपटीशन या परफेक्ट मार्केट। क्लियर जी। पहली जो खासियत है ना उसकी है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, कि अगर किसी मार्केट्स में नंबर ऑफ बायर भी ज्यादा हो, नंबर ऑफ सेलर भी ज्यादा हो, खरीदार भी ज्यादा हो और खरीदने वाला बेचने वाला भी ज्यादा हो, तो ऐसी मार्केट को हम कहेंगे कि यह मार्केट परफेक्ट मार्केट है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं भाई, आप चले जाए ना गुड़ की मंडी में, ठीक है ना, या वीट मार्केट में, गंदम की मार्केट में, ठीक है, या रिक्शा बस स्टैंड की मार्केट में चले जाएं, तो आपको नंबर ऑफ सेलर्स भी ज्यादा मिलेंगे। क्लियर जी। और आपको नंबर ऑफ बायर्स भी ज्यादा मिलेंगे। तो एक ऐसी मार्केट जिसमें आवाज नहीं, बाकियों को भी आवाज कैसे, सिर्फ अहमद को है? अहमद भाई, बाकियों को ओके है? आपकी तरफ से कोई मसला है यार? काइंडली देख लें, आप अपने एंगल पे देख लें, बाकियों को क्लियर है जी। काइंडली आप देख लें, रिकनेक्ट कर ले आप भाई, रिकनेक्ट कर ले, शायद नेट का कोई इशू हो। तो एक ऐसी मार्केट जिसमें खरीद और फरोख्त करने वाले ज्यादा हों, तो उसको हम कहते हैं कि यह मार्केट परफेक्ट मार्केट है। कोई भी मार्केट आप देख ले, वीट्स की, शुगर की आप देख ले, ठीक है ना, आप रिक्शा या बस स्टैंड वगैरह चले जाएं, ठीक है, तो आपको बायर और सेलर ज्यादा नजर आएंगे और ऐसी मार्केट को हम कहेंगे कि ये परफेक्ट मार्केट है। पहले फीचर्स में, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में, पहले प्रॉपर्टीज में कोई फर्क, कोई कंफ्यूजन, कोई शक? जी शाबाश। ये दूसरा पॉइंट, होमोजीनियस प्रोडक्ट, या इसको आप स्लेश में लेके आइडेंटिकल प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट एक तरह का होगा। भाई आप वीट मार्केट चले जाए या शुगर की मार्केट में, आपको एक ही रंग में, एक ही टेस्ट में, तकरीबन एक ही साइज में आपको प्रोडक्ट मिलेगा। आप वीट मार्केट में चले जाएं तो तकरीबन आपको साइज, आपको कलर, ठीक है ना, आपको एक ही तरह के तकरीबन मिलेंगे। आप रिक्शा या बस स्टैंड चले जाए तो आपको तकरीबन एक ही तरह के बसेस, ठीक है ना, एक ही साइज के और एक ही क्वालिटी के तकरीबन आपको मिल जाएंगे। तो एक ऐसी मार्केट की जिसमें आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हो या होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हो। ठीक है, वो यार अभी आवाज। सो एक ऐसी मार्केट की जिसमें आपकी प्रोडक्ट आइडेंटिकल हो या होमोजीनियस हो जाएगा। अभी यार ये लाइट चली गई ना, तो जनरेटर ऑन करते हैं तो हो जाएगी इंशाल्लाह। एक दो मिनट खैर वेट कर ले, कोई इशू नहीं। वो मोनोपोली के अगेंस्ट थी। जब इंशाल्लाह हम मोनोपोली पढ़ेंगे ना और फिर उसके डिफरेंसेस निकालेंगे तो उधर आपको क्लियर हो जाएगा। मोनोपोली में सिर्फ सिंगल सेलर्स होगा। जिस तरह यार आईकेएफ को देखा ना, आईकेएफ की मोनोपोली है ना, सिर्फ आईकेएफ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोड्यूस करता है ना, कोई और तो नहीं कर सकता ना। या इस तरह आप फॉर एग्जांपल आप देख लें, या आप आईकेएफ को देख ले तो आईकेएफ सिंगल प्रोड्यूसर है, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट वही प्रोड्यूस करता है। या आप फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देंगे तो सिर्फ नॉट स्टेट बैंक ही इशू करता है। तो जिधर सिंगल सेलर होगा उधर मोनोपोली होगी, लेकिन जिधर नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर ज्यादा होंगे तो उस मार्केट को हम कहेंगे परफेक्ट मार्केट। इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। तो हम बात करते हैं आइडेंटिकल प्रोडक्ट की, कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट या होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट
जो कि तकरीबन साइज, टेस्ट और कलर में एक जैसा होता है, उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं आइडेंटिकल प्रोडक्ट। इसके अगेंस्ट जो प्रोडक्ट चलेगी ना, वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होगी, जो कि टेस्ट, कलर, साइज वगैरह में डिफरेंट होगी, तो उसको हम कहेंगे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, और वो हम पढ़ेंगे मोनोपोली में। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में या परफेक्ट मार्केट में प्रोडक्ट होगा आइडेंटिकल। मैंने आपसे कहा वीट की मिसाल, तो आप वीट की मार्केट में जाए तो तकरीबन आपको एक ही कलर के, तकरीबन आपको एक ही साइज के और टेस्ट की गंदम मिलेगी। आप शुगर मार्केट में चले जाए तो तकरीबन से एक ही कलर के, ठीक है ना, एक ही साइज के तकरीबन आपको चीनी मिल जाएगी। या आप फॉर एग्जांपल आप गुड़ मार्केट में जाए तो आपको तकरीबन साइज में, टेस्ट में और कलर में एक ही तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। या आप रिक्शा या बस स्टैंड मार्केट चले जाएंगे तो आपको तकरीबन एक ही साइज में, तकरीबन आपको एक ही क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो इन दो पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन? ये अब लियाकत जी, जी अजहर, लियाकत। अब हम तीसरा जो उसका पढ़ते हैं ना, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अगर किसी मार्केट में आप आसानी से एंटर्ड हो सकते हो, और या किसी मार्केट में आप आसानी से छोड़ सकते हो, मतलब कोई इतनी खास स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसी मार्केट को हम कहेंगे कि यह मार्केट परफेक्ट मार्केट है। किस तरह मतलब शुगर की मतलब किस तरह टेस्ट चेंज होगी, या फॉर एग्जाम्पल वीट की, तो थोड़ा बहुत तो वो होगा। लेकिन आप, मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर परफेक्ट मार्केट ना हो, कोई ऐसी मार्केट, इस तरह आप ले ले फॉर एग्जांपल ये टूथपेस्ट वगैरह ले ले, या जो आप ये हेयर कंडीशनर वगैरह, क्लियर जी, तो उसमें मुख्तलिफ तरह के ब्रांड्स होते हैं, उसकी कलर, उसकी साइज तकरीबन मुख्तलिफ होती है, ठीक है, तो उसकी साइज और कलर मुख्तलिफ होती है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो साइज, कलर, टेस्ट में डिफरेंट होगी, क्लियर। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप ले ले फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट वगैरह, या ये शैम्पू वगैरह, ठीक है, हेयर शैम्पू वगैरह, तो उसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जो कि कलर के लिहाज से, जो कि साइज के लिहाज से, जो कि पैकिंग के लिहाज से डिफरेंट होते हैं। लेकिन परफेक्ट मार्केट में अगर वो तकरीबन साइज के लिहाज से, कलर के लिहाज से, या टेस्ट के लिहाज, अब शुगर की तो मतलब टेस्ट ही वो मीठी सी है ना, ठीक है ना, साइज भी तकरीबन एक ही तरह की होती है। आप देखना जितनी भी कंपनियां हैं, शुगर कंपनियां, आप उसको उठा लें तो शायद थोड़ा बहुत फर्क होगा, लेकिन अक्सरियत उसमें सिमिलरिटी पाई जाती है। तो शमीन इसी वजह से उसको हम होमोजीनियस प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट कि जो कि साइज में, टेस्ट में या फ्लेवर में और कलर में तकरीबन एक जैसा दिखता हो ना, तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। जी, अब शमीन क्लियर है कि नहीं? क्लियर। तो ऐसा प्रोडक्ट कि जो कि साइज, टेस्ट और कलर में तकरीबन एक जैसा हो, जरूरी नहीं कि 100%, लेकिन मिलता जुलता हो, सिमिलरिटी उसमें ज्यादा हो, तो उसको हम कहेंगे होमोजीनियस प्रोडक्ट। श्योर जी, बाकियों के भी ये पॉइंट्स के लिए दोनों लार्ज नंबर ऑफ बायसिलर एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट। जिस मार्केट में फ्री एंट्री एंड एग्जिट हो, आप सुकून से दाखिल भी हो सकते हो, ठीक है, मार्केट के अंदर, और आप उसको छोड़ भी सकते हो। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा कहते क्या है, मैंने चीनी की ना या गुड़ की कोई कारोबार शुरू करनी, तो उसके तो कितनी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है ना, आप खरीदो, मार्केट में चले जाओ, बेच दो, ठीक है ना, जब आपका दिल चाहे कारोबार से विड्रा करो, भी मैंने ये बिजनेस नहीं करना। कोई इतनी सख्त रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होती, कोई इतनी स्ट्रिक्शंस नहीं होती कि आप इजीली आप मार्केट में इन भी नहीं हो सकते और इजीली आप मार्केट को छोड़ भी नहीं सकते। कि अगर कोई भी मार्केट जो में आप इजीली आसानी से इन हो सकते हो, आसानी से आउट हो सकते हो, तो ऐसी मार्केट को हम कहेंगे परफेक्ट मार्केट या परफेक्ट कंपटीशन। सो तीसरे पॉइंट में कोई मसला? चौथा जो पॉइंट है, परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइस। यार बायर को भी ये पता होगा कि मैं जो प्रोडक्ट खरीद रहा हूं उसकी प्राइस क्या है, मार्केट में उसकी प्राइस क्या चल रही है, उसको एवरेज रिवेन्यू प्राइस का पता होगा। प्रोड्यूसर को भी ये पता होगा कि अगर मैं जो प्रोडक्ट भेजूंगा मार्केट में उसकी प्राइस क्या है, और कस्टमर, अगर मैं उसको ना भेजूं तो कस्टमर दूसरे सेलर से किस प्राइस पे लेगा। इन दोनों को, चाहे खरीदार हो चाहे बेचने वाला हो,
दोनों को प्राइस का पता होना चाहिए कि मैं किस प्राइस पे खरीदूंगा, मैं किस प्राइस पे बेचूंगा। ठीक है जी, वो मतलब कंज्यूमर भी रेशनल होगा और प्रोड्यूसर भी रेशनल होगा, मतलब सेलर भी रेशनल होगा, दोनों को मार्केट के प्राइस का पता हो। तो इन दो पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन। जी ये 4 पॉइंट्स क्लियर है, ये वाले। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आर नेग्लिजिबल। देखो इसमें परफेक्ट कंपटीशन में हम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट को ना नहीं कर सकता। ना ना ना, ये तो इसकी खासियत है। ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे यार, उसको पता हो, मतलब परचेजर को, जो खरीदने वाला है, कि फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में 10 चल रही है और वो किसी प्रोड्यूसर के पास चला जाए और वो उसको 12 पे बेचे, तो क्या उसे खरीदेगा? वो कहता है यार मार्केट के ऊपर 10 रुपए दे। तो कोई बेवकूफ बंदा हो कि 12 पे खरीदेगा ना 10 की चीज। ठीक है, इसलिए तो हम कहते हैं कि परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइस होगा, वो तो नहीं बेचेगा। अगर वो ज्यादा बेचेगा तो वो कस्टमर को लूज कर लेगा, कस्टमर दूसरे के पास चला जाएगा, क्योंकि परफेक्ट मार्केट है ना, नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है भाई। आप ज्यादा पे बेचोगे, ठीक है ना, तो कस्टमर कहेगा मैं तो आपसे ज्यादा पे, मैं 12 पे क्यों लूं, मार्केट में तो 10 रुपए की चीज बेच रही है और प्रोडक्ट भी होमोजीनियस है, आप जो चीज मुझे दे रहा हो दूसरा भी मुझे 10 पे दे रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इसी तरह अगर कस्टमर ये कहे कि नहीं आप मुझे 9 पे बेच दो और मार्केट में 10 की प्राइस चलती है, तो क्या करेगा प्रोड्यूसर? कहेगा नहीं यार मार्केट में तो 10 की है, बाकी जाके आप 9 पे बाकी से ले लो, मैं तो नहीं बेचूंगा। उसको पता है कि अगर ये कस्टमर चल जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। परफेक्ट नॉलेज है ना भाई, परफेक्ट नॉलेज है ना दोनों को। अब क्लियर हुआ पॉइंट? ये इसकी खासियत अभी करेंगे इंशाल्लाह मजीद। ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आर नेग्लिजिबल। यार इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा पिशावर में बैठा हो और वो पिशावर में गांव से कोई चीज बाजार में लेकर आता है, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कम कम होगी बनिस्बत उसके कि जो बंदा बन्नू से या डेर इसमाइल खान से वो प्रोडक्ट ला रहा हो। तो उसको तो फिर कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी ना। जो बंदा बन्नू या डेर इसमाइल खान से एक चीज लेकर आते हैं पिशावर, तो उसको कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, तो वो फिर हाई प्राइस पर बेचेगा। जब हाई प्राइस पर बेचने की कोशिश करेगा तो कस्टमर उससे खरीदेगा नहीं। वो कहेगा कि यार पिशावर वाले तो मतलब 10 पर बेच रहे हैं और आप 12 पे। तो वो कहे यार मेरे मुझे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लगी है ना। वो कहते हैं हम इससे कंसर्न नहीं है भाई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका अपना ताल्लुक है। तो इसलिए परफेक्ट मार्केट में हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इग्नोर करते हैं, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट एक ही जगह पर हो और एक बंदा करीब से प्रोडक्ट ले आए, तो उसको कम कॉस्ट पड़ेगी बनिस्बत एक दूसरे बंदे की, कि जो वो दूर से वो प्रोडक्ट लेकर आए। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा पिशावर से भी गोल्ड लेकर आते हैं मार्केट में, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ेगी 5 रुपए, फॉर एग्जाम्पल रिज्यूम कर लेते हैं। और एक बंदा ड्रेस मिल खान बोनू या लाहौर से लेकर आता है गुड़, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। तो वो लाहौर वाला ड्रेस मिल खान वाला या बोनू वाला बंदा वो प्रोडक्ट फिर हाई प्राइस पर भेजेगा। जब हाई प्राइस पर भेजेगा तो कस्टमर उससे लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि दूसरा बंदा तो फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए पर बेच रहा है, जबकि आप 12 रुपए पर। तो यार मेरे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लगी। वो कहते हैं यार ये हमारा काम नहीं है, मैं तो पिशावर वाले बंदे से लूंगा, क्योंकि वो भी यही गोल्ड बेच रहा है और आप भी यही गोल्ड बेच रहे हो। तो इसलिए हम परफेक्ट कंपटीशन में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इग्नोर करते हैं, उसको नेग्लिजिबल कर लेते हैं। क्लियर जी? तो इस तीसरे पॉइंट में कोई इशू, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जिसकी हाई होगी वो फिर हाई प्राइस चार्ज करेगा। हाई प्राइस चार्ज करेगा तो कस्टमर उससे प्रोडक्ट लेगा ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट तो है होमोजीनियस। जब प्रोडक्ट है होमोजीनियस तो वो पिशावर वाले बंदे से लेगा। ये तो इसमें ये मसला है। तो इस पॉइंट में कोई इशू